सभी को नमस्कार। आज हम गृह व्यवस्था के सिद्धांत, एक्चुअल में डिज़ाइन के जो सिद्धांत थे उसमें अनुरूपता पे चर्चा करने जा रहे हैं। कल तक हमने गृह सज्जा में डिज़ाइन के जो सिद्धांत थे उसमें अनुपात देखा, संतुलन देखा और लय देखा। आज अनुरूपता अर्थात हार्मोनी पर चर्चा करेंगे। वस्तुतः अनुरूपता कला का वह सिद्धांत है जिसमें वस्तुओं व भावों के चयन एवं उसके उचित व्यवस्थापन के माध्यम से एकता का भाव उत्पन्न किया जाता है और यही एकता का भाव अनुरूपता कहलाता है। देखो, कला के सिद्धांतों में अनुरूपता का भी विशेष महत्व है। एकता का सिद्धांत अथवा एक रूपता का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। कलात्मक वस्तुओं के निर्माण एवं सज्जा में इसका महत्वपूर्ण रोल है। अनुरूपता का तात्पर्य अर्थात एकता का भाव उत्पन्न करना। इससे वस्तुओं एवं भावों या विचारों में एकता का भाव उत्पन्न किया जाता है। इससे समान वस्तुओं के चयन एवं व्यवस्थापन में सहायता मिलती है। ठीक है ना। अनुरूपता क्या हुआ? ये वस्तुओं और भावों के चयन तथा उचित व्यवस्था के माध्यम से एकता का भाव उत्पन्न किया जाता है और इसी एकता के भाव को या एक रसता के भाव को ही हम क्या कहते हैं? अनुरूपता कहते हैं। ठीक है। अच्छा, गृह सज्जा में जब सभी वस्तुओं को समूह में व्यवस्थित करके रखा जाता है तो वे सभी आपस में एक दूसरे से परस्पर संबंध बनाने लगते हैं या परस्पर मिले हुए संबंधित लगते हैं। इनमें समानता का भाव दृष्टिगोचर भी होता है और तब ये स्वतः ही अनुरूपता दर्शाते हैं। ठीक है ना। मतलब जब ये एक दूसरे से मिले हुए और जुड़े हुए लगते हैं और एकता का भाव दर्शाते हैं तो क्या कहलाते हैं? अनुरूपता उसमें प्रदर्शित होती है। अनुरूपता का संबंध कला के तत्वों यथा जैसे रंग है, रूप है, रेखा है, आकार है, बनावट है और आकृति से होता है। जब किसी वस्तु में ये सभी तत्व आपस में उचित अनुपात एवं संतुलन में मिलते हैं तो उनमें क्या होता है? अनुरूपता का भाव प्रकट होता है और वह वस्तु क्या कलात्मक दृष्टि से बहुत ही सुंदर और मनोहरी दिखाई देने लगती है। ठीक है। अच्छा, अब गृह सज्जा करते समय यदि अनुरूपता पे ध्यान नहीं दिया जाए तो सज्जा आकर्षक नहीं लगेगी। भले ही उस सज्जा में एक से बढ़कर एक सुंदर आकर्षक वस्तुओं का हम प्रयोग क्यों न करें। उदाहरण के लिए देखो, एक छोटे से कमरे में बड़ा और भारी सोफा सेट अथवा बड़ी अलमारी लगा दी जाए तो वो अच्छी नहीं लगेगी। इसका कारण है कि कक्ष और सोफा सेट के आकार में अनुरूपता नहीं है। कक्ष का आकार छोटा होता है जबकि सोफा सेट का आकार बड़ा होता है। अतः गृह सज्जा करते समय अनुरूपता पर बल दिया जाना जरूरी होता है। अनुरूपता लाने के लिए सबसे जो पहले गृहिणी को एक निश्चित योजना बना लेनी चाहिए। योजना के अनुरूप समस्त वस्तुओं और सामग्रियों को जुटाने की व्यवस्था करनी चाहिए। फिर उसकी सज्जा करनी चाहिए जिससे कि वह वस्तु क्या दिखे? आकर्षक दिखे। गृह सज्जा में भी सज्जा के सभी भाग तथा सज्जा शैली, आकार, रंग, बनावट, आकृति सभी एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। तभी सज्जा में एकता का भाव उत्पन्न होगा और सज्जा समग्र रूप से दिखाई देगी। ठीक है। अब अनुरूपता कैसे उत्पन्न की जाती है या अनुरूपता के कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिससे
सज्जा में अनुरूपता आती है तो विशेष रूप से हम 4-5 एलिमेंट्स पर विशेष बल देते हैं जो कि अनुरूपता में सहयोग देती है, जैसे कि रेखा और रूप में अनुरूपता और आकार में अनुरूपता होनी चाहिए, उसकी बनावट में अनुरूपता, रंग में अनुरूपता और विचारों में अनुरूपता। अब हम सबसे पहले आते हैं कि रेखाओं और रूप में अनुरूपता किस प्रकार से होती है। किसी भी कलात्मक वस्तु के निर्माण में रेखाओं एवं रूप का अमूल्य योगदान होता है। इसके अभाव में किसी भी वस्तु या कोई भी कला हम नहीं कर सकते। रेखाएं विभिन्न प्रकार की होती है, अपन सभी जानते हैं। सम भी होती है, विषम भी होती है, तिरछी भी होती है, वक्र भी होती है, समतल भी होती है, लंबवत भी होती है आदि। इन रेखाओं के विभिन्न संयोजन से विभिन्न प्रकार की सुंदर और कलात्मक वस्तुएं हम बनाते हैं या निर्मित करते हैं। एक सी रेखाओं से रेखाएं एकता का भाव प्रकट करती है, जबकि विपरीत जो रेखाएं होती है उनके प्रयोग से विरोध का भाव प्रकट होता है। गृह सज्जा में अनुरूपता लाने के लिए रेखाओं का उपयोग किया जाता है और रेखाओं की मदद से ही गृह सज्जा बहुत सुंदर और आकर्षक लगती है। रेखाओं का मानव मन पर संवेगात्मक प्रभाव भी पड़ता है। आड़ी रेखाएं विश्राम और स्थिरता तथा शांति का भाव जागृत करती है। खड़ी रेखा जोश, क्रियाशीलता, बौद्धिकता और साहित्यता का भाव देती है और पुरुषोचित गुणों की ओर संकेत करती है। इनमें सजीवता और जीवंतता उत्पन्न होती है। वहीं जो वक्र रेखाएं होती है वो प्रसन्नता, सूक्ष्मता, प्रचुरता, शालीनता और नमनीयता का भाव देती है। त्रिभुजाकार जो रेखाएं होती है वो परिवार के सदस्यों की क्रियाशीलता की ओर संकेत करती है। अतः गृह सज्जा में इन रेखाओं का प्रयोग हमें सोच समझ कर करना चाहिए कि सज्जा जो है आकर्षक लगे। दूसरा है आकार में और माप में अनुरूपता के द्वारा गृह सज्जा करना। रेखाओं की भांति गृह सज्जा में आकार का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। सज्जा में आकार एवं माप में अनुरूपता होना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य होता है। इसके अनुपयुक्त होने पर सज्जा बिल्कुल बेकार सिद्ध होती है। कलात्मक वस्तुओं में अनुरूपता लाने के लिए समानुपाती का नियम, लॉ ऑफ प्रोपोर्शन का प्रयोग किया जाता है। गृह सज्जा करते समय कक्ष के आकार के अनुरूप ही सजावटी सामग्रियों, फर्नीचरों, सोफा, कुशन कवर आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए। आकार एवं आकृति की प्रधानता संपूर्ण भाव को समन्वित करती है। एक आकार को प्रधान या मुख्य केंद्र बिंदु मानकर उसी के अनुरूप उससे संबंधित अन्य सहायक वस्तुओं को, उपसाधनों को का आकार हमें देखना चाहिए और या उसके अनुरूप ही आकार होना चाहिए। तभी क्या होगी, हमारी सज्जा बहुत आकर्षक लगेगी और सुंदर लगेगी। दैनिक प्रयोग में आने वाली सभी वस्तुएं का आकार भी सही होना चाहिए। जैसे कि हम सब्जी काट रहे हैं, उसका हैंडल बहुत बड़ा होगा तो सब्जी काटने में हमें परेशानी होगी और हाथ से पकड़ना भी मुश्किल हो जाएगा। एक अच्छे आकार की मुख्यतः दो विशेषताएं होती है। एक तो क्या होता है, वस्तु का आकार उसके कार्य के अनुरूप हो ताकि कार्य में सरलता और सुगमता हो सके। दूसरा है कि जिस चीज अर्थात धातु या धातु से वह निर्मित की गई है वह प्रभावशाली होनी चाहिए। तो क्या होगा, हमारी जो सज्जा है वह अच्छी लगेगी। अब तीसरी चीज अनुरूपता लाने के लिए हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, बनावट में अनुरूपता। किसी भी कलात्मक वस्तु में अनुरूपता उत्पन्न करने के लिए आकार, आकृति एवं रेखाओं की भांति बनावट पर भी ध्यान देना जरूरी होता है। किसी भी वस्तु की बनावट कैसी है, वह किस तरह की है, इसका ज्ञान हमें छूने से एवं देखने से हो जाता है। किसी वस्तु को छूने पर जो हमें संवेदना प्राप्त होती है उसे ही हम बनावट कहते हैं।
कभी कभी बनावट शब्द का अर्थ किसी वस्तु की रचना और शैली से भी लगाया जाता है। ठीक है। अच्छा, अनुभवी जो व्यक्ति होता है वह किसी वस्तु की रचना कैसा है वो कई बार बिना स्पर्श किए और बिना स्पर्श के ही पता समझ जाता है, देखकर पता लगा लेता है कि वो कैसी है। ठीक है। वो कोमल है, वो कठोर है, रोएदार है, कड़ी है, भुरभुरी है, या समतल है या छिद्रदार है, वह समझ जाता है। घर में सजावट में बनावट का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यद्यपि जो अधिकांश गृहिणी होती है इसके बारे में बहुत अच्छे से नहीं जानती, फिर भी विभिन्न वस्तुओं की बनावट में अनुरूपता होनी चाहिए, क्योंकि कोमल एवं खुरदुरी वस्तुओं के मेल से अनुरूपता के भाव उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। बनावट का रंग, आकार, प्रकाश के साथ गहरा संबंध होता है। खुरदुरी सतह वाली जो वस्तु होती है वह प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, जबकि चिकनी सतह वाली वस्तु क्या करती है, प्रकाश को परावर्तित कर देती है। इसी तरह खुरदुरी सतह वाली वस्तुओं के रंग चटक होने चाहिए, जबकि चिकने सतह वाली वस्तुओं के रंग जलीय व हल्के होने चाहिए। गृह सज्जा करते समय अगर पर्दे हम किस प्रकार के लगाए, खुरदरी सतह वाले हो या चिकनी सतह वाले हो, इस पे भी बहुत ध्यान देना चाहिए। इसी तरह फर्नीचर की बनावट कठोर है या कोमल है, जो कालीन है वो रोएदार हो या साधारण बुनाई क्या है, दीवार पे टांगी जाने वाली पेंटिंग्स और चित्रों की बनावट किस प्रकार की हो, इस पे भी विचार विमर्श करके फिर हमको गृह सज्जा करनी चाहिए। ठीक है। अब बनावट के बाद हमें रंग में अनुरूपता का भी ध्यान रखना चाहिए। गृह सज्जा में अनुरूपता लाने के लिए रंगों का उचित मेल अर्थात कलर कॉम्बिनेशन पर भी ध्यान देना जरूरी होता है। रंगों के अभाव में अथवा अनुपयुक्त जो रंग है उनके संयोजन से अच्छी सज्जा भी व सुंदर से सुंदर कलाकृति भी क्या होता है, बेजान और अनाकर्षक लगती है। ठीक है। रंगों की अनुरूपता से सजावट मोहक व जीवंत लगता है, इसलिए रंगों का चयन अनुरूपता को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। रंगों का मानव जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। रंगों के माध्यम से प्रकाश जो है मतलब रंगों का जो मीडिया है वह प्रकाश ही है। अतः आंतरिक सज्जा करते समय हमें इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि कमरा प्रकाशमय है या अंधेरे युक्त है, कौन से कमरे में कितनी प्रकाश आती है। कम प्रकाशमय और अंधेरे युक्त कमरे में हल्के रंगों का प्रयोग करना चाहिए। कमरे की दीवारें हल्के रंगों या सफ़ेद रंगों से पुती हुई होनी चाहिए। कमरे की सजावट में उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं सभी हल्के रंगों की होनी चाहिए, परंतु कमरे में पर्याप्त प्रकाश आता है और कमरे की दीवारें, छत की पुताई गहरे रंगों से की जाती है। तो फर्नीचर मतलब अगर प्रकाश अच्छा आता है तो सब हम रंगाई पुताई किससे करेंगे, गहरे रंगों से करेंगे। और फर्नीचर, दरी, कालीन, पर्दे, मेजपोश और अन्य जो भी सजावट की वस्तुएं हैं वह भी इसी के अनुरूप गहरे रंग की होनी चाहिए, जिससे कि एकता का भाव उत्पन्न हो सके और कक्ष की सजावट में वृद्धि हो सके। रंगों को मौसम के अनुसार जलवायु का ध्यान रख के भी उपयोग में लेना चाहिए। गर्मी के मौसम में हल्के रंग के, सर्दी के मौसम में गर्म रंगों के से घर में सज्जा करनी चाहिए और छोटे कमरे में हल्के रंगों से, बड़े कमरे में गहरे रंगों को पुतवाना चाहिए। ऐसा करने से छोटा कमरा भी बड़ा और न ही बड़ा कमरा भी बहुत बड़ा दिखता है। ठीक है। तो अनुरूपता के लिए हमें रंगों का ध्यान भी रखना जरूरी होता है। फिर नेक्स्ट हमें किन चीज का ध्यान रखना चाहिए, विचारों में अनुरूपता। आकार, आकृति, रंग, रेखा, बनावट की
अनुरूपता के समान ही विचारों में अनुरूपता होना भी बहुत जरूरी होता है। विचारों में अनुरूपता नहीं होगी तो कला के सभी तत्व क्या हो जाएंगे? निरर्थक हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। गृह सज्जा करते समय, चाहे वो गृह सज्जा बाहरी हो या आंतरिक हो, सज्जा करने से पूर्व गृहिणी को एक निश्चित रूपरेखा, एक योजना अपने मस्तिष्क में बना लेनी चाहिए। इसके लिए उसे गूढ़ चिंतन और तर्क वितर्क करने की जरूरत होती है। अपनी कल्पना शक्ति और सृजनशीलता का भी उपयोग विचारों में अनुरूपता लाने के लिए करना चाहिए। तत्पश्चात उसी के अनुरूप उपलब्ध सामग्रियों में अनुरूपता स्थापित करना चाहिए। किस कमरे में कौन सी वस्तुएं ज़्यादा शोभित होगी, कौन सी ज़्यादा उपयोगी होगी, इसका उसको ध्यान रखना चाहिए। बैठक कक्ष में किस प्रकार का फर्नीचर होना चाहिए जो कि अधिक आकर्षक और सुंदरता प्रदान करता है। पर्दे, कालीन, दरी, बेडशीट, दीवान, मेजपोश आदि का कलर, बनावट, आकार किस प्रकार की होनी चाहिए, इन सभी बातों पर गौर करके ही फिर सज्जा करनी चाहिए। समय परिवर्तन के साथ साथ विचारों में भी परिवर्तन आवश्यक है। सज्जा को उसी के अनुरूप भी करना चाहिए और तभी वह अच्छी लगती है। ठीक है, अब ये सज्जा में जो अनुरूपता है वह हमें चारों पांचों चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे रेखा की अनुरूपता, आकार की अनुरूपता और माप की अनुरूपता है, रंग की अनुरूपता है, उसके अतिरिक्त एक बनावट में अनुरूपता होनी चाहिए, विचारों में अनुरूपता होना चाहिए, रंगों में अनुरूपता होना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए अगर हम गृह सज्जा करेंगे तो क्या होगा? गृह सज्जा ज़्यादा आकर्षक होगी। तो अब हमारा क्या हुआ? ये चैप्टर कंप्लीट, गृह सज्जा का ये सिद्धांत की अनुरूपता द्वारा गृह सज्जा किस प्रकार की जाती है वो कंप्लीट हुआ। अब आगे की चर्चा हम कल करेंगे। धन्यवाद।